हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको NISM सीरीज 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का जो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे उसका रिमेनिंग पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखिए, देन इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। प्रीवियस वीडियो में जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस करा था वो था प्रोडक्ट इन द डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें हमने देखा था फ्यूचर क्या होते हैं, फॉरवर्ड क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, स्वैप्स क्या होते हैं। आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट से। मार्केट पार्टिसिपेंट्स मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं, हेजर्स, ट्रेडर्स और आर्बिट्राजर्स। वन बाय वन देखते हैं। हेजर्स कौन होते हैं? दे फेस रिस्क एसोसिएट विद द प्राइसेस ऑफ अंडरलाइन एसेट एंड यूज डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू रिड्यूस देयर रिस्क। हेजर्स वो लोग होते हैं जो अपनी अंडरलाइन एसेट मींस इन्वेस्टमेंट का प्राइस रिस्क रिड्यूस करने के लिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट यूज करते हैं। दोबारा बताता हूँ, हेजर्स वो लोग होते हैं जो अपनी अंडरलाइन एसेट का प्राइस रिस्क रिड्यूस करने के लिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। अब हेजर्स कौन कौन हो सकते हैं? वो कॉर्पोरेशंस हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, ब्रोकिंग फर्म्स हो सकती हैं, AMCs हो सकती हैं, हेज फंड हो सकते हैं। तो ये सभी अपने अंडरलाइन एसेट का जो प्राइस रिस्क होता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट को यूज करके उसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक फंड मैनेजर है, एक AMC का फंड मैनेजर है, उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी। अब उनका व्यू था कि इस कंपनी का स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म करेगा और प्राइस में इंक्रीमेंट आएगा। बट सडन क्या होता है, मार्केट के सेंटिमेंट खराब होते हैं, हो सकता है वॉर सिचुएशन आ गई या कोई ऐसी न्यूज पर्टिकुलर सेक्टर को अफेक्ट करे। तो इस केस में जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा गया था फंड मैनेजर के द्वारा, अब वो जो स्टॉक है वो उसका प्राइस जो है डिक्रीज होने लगता है। तो इसी प्राइस के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो फंड मैनेजर है वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज करते हैं और अपने अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट का, अंडरलाइन एसेट का जो प्राइस है, प्राइस रिस्क है, उसको रिड्यूस करते हैं। तो हेजर्स ये होते हैं। Speculators, traders, they try to predict the future movement in the prices of underlying asset and based on the view take position in derivative contract। देखिए, ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो किसी अंडरलाइन एसेट का फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते हैं। दोबारा बताता हूँ, ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो किसी अंडरलाइन एसेट का फ्यूचर प्राइस मूवमेंट ट्राई करते हैं प्रेडिक्ट करने का, उसके बेसिस पे वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते हैं। अब वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंट्री लेते हैं? क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उन्हें ऑफर करता है लेवरेज। अभी लेवरेज क्या होता है? लेवरेज एक सिंपल सा वर्ड है, मार्जिन फैसिलिटी। लाइक आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए का यूज करके आप 4 to 5 लाख में भी जितना पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अलाउ करेगी उतनी पोजिशन आप कैरी कर सकते हैं। और जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें जो एक्सपेंस आता है किसी ट्रेडर का वो जनरली देखा जाता है कम होता है एज कम्पेयर टू अंडरलाइन एसेट। किसी किसी केस में हो सकता है कि अंडरलाइन एसेट का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और डेरिवेटिव का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है सिमिलर हो सकता है, लेकिन जनरली जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो कम होता है एज कम्पेयर टू अंडरलाइन एसेट। और इसमें फास्ट एग्जीक्यूशन भी होता है क्योंकि हाई वॉल्यूम में ट्रेड होता है। आर्बिट्राजर्स कौन होते हैं? आर्बिट्राजर्स वो लोग होते हैं जो एक अपॉर्चुनिटी होती है आर्बिट्राज, उसको फाइंड करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, उन लोगों को आर्बिट्राजर्स बोला जाता है। ये क्या होती है? आर्बिट्राज इज अ डील दैट प्रोड्यूस प्रॉफिट बाय एक्सप्लोइटिंग अ प्राइस डिफरेंस इन अ प्रोडक्ट इन द टू डिफरेंट मार्केट। मेनली क्या होता है, सपोज आपका NSE और BSE 2 एक्सचेंज है, यहाँ पे हजारों कंपनी लिस्टेड है और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनमें प्राइस डिफरेंस होगा। मींस NSE पे कुछ और चल रहा होगा, BSE पे कुछ और चल रहा होगा। कुछ और का मतलब है जो 0.05 का मूवमेंट होता है, टिक साइज का मूवमेंट होता है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। 1 रुपये 5 पैसे, 1 रुपये 10 पैसे, 7 पैसे, ऐसा डिफरेंस। ठीक है, सपोज किसी स्टॉक का प्राइस NSE पे चल रहा है 1 रुपये 5 पैसे, ठीक है, और BSE पे चल रहा है 1 रुपये 8 पैसे। तो ये लोग आर्बिट्राजर्स क्या करते हैं, जहाँ पे चीप मिल रहा है स्टॉक, सपोज NSE पे 1 रुपये 5 पैसे पे बाय करेंगे और दूसरी मार्केट में जहाँ BSE 1 रुपये 7 पैसे या 8 पैसे पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे सेल कर देंगे। और ये अपनी क्वांटिटी जो है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में ये जो अपॉर्चुनिटी है परफॉर्म करते हैं। तो जो भी इनका डिफरेंस है बीच का वो इनका प्रॉफिट होता है। तो इसी अपॉर्चुनिटी को आर्बिट्राज परफॉर्म करते हैं, जिसे हम आर्बिट्राज बोलते हैं।
एक मार्केट से खरीद के दूसरी मार्केट में हैंड टू हैंड बेच देते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को आर्बिट्राज बोलते हैं और जो इन्हें परफॉर्म करता है उन्हें आर्बिट्राजर्स बोलते हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये काफ़ी टाइम से अब देखने को नहीं मिलती है मार्केट में, क्योंकि जो प्राइस डिस्कवरी है जब से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आए हैं काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो ऐसा प्राइस डिफरेंस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है 1 पैसे 2 पैसे का डिफरेंस देखने को मिल जाए दोनों मार्केट में, बट इतना डिफरेंस नहीं होता जो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ OTC डेरिवेटिव मार्केट के फीचर्स बताए गए हैं। हालांकि हम इनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है ये सामने वाली पार्टी मीन्स काउंटर पार्टी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। और इसमें जो रिस्क होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज मीन्स जो भी पार्टी OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व होगी, रिस्क सिर्फ उन्हीं पार्टी का होगा। इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल ये पोजीशन ले सकता है या इतना मार्जिन मिलेगा किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। ये टोटली डिपेंड करता है कि उनका टर्म एंड कंडीशन क्या है, उनका नेगोशिएशन कैसा है। और OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता, कोई ऐसा रिस्क मैनेजमेंट टूल नहीं होता जो इंश्योर कर सके मार्केट की स्टेबिलिटी को, इंटीग्रेशन को और सेफगार्ड कर सके मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको। और ट्रांजैक्शन जो होती है इसमें प्राइवेट लोगों के बीच में हो सकती है, हो सकता है पब्लिक में डिस्क्लोज हो या ना हो। सपोज किसी AMC ने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, अब वो प्राइवेटली खरीदे, एक्सचेंज पे अगर खरीदेगा कोई AMC किसी कंपनी के शेयर तो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। तो AMCs क्या करती हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती हैं किसी कंपनी में। अगर किसी कंपनी में AMCs ने डायरेक्ट डील कराए, ब्लॉक डील कराए, हो सकता है वो पब्लिकली डिस्क्लोज हो सकता है ना हो। ये टोटली डिपेंड करता है उनके टर्म एंड कंडीशंस पे। Significance of derivative, it help in improving price discovery based on actual valuation and expectation। डेरिवेटिव की मदद से जो अंडरलाइन एसेट का एक्चुअल वैल्यूएशन है, एक्सपेक्टेशन है, उसके प्राइस डिस्कवरी में इम्प्रूवमेंट आया है। सेकेंड पॉइंट, इन इनेबल द ट्रांसफर ऑफ वेरियस रिस्क फ्रॉम दोज हु आर एक्सपोज टू रिस्क बट हैव अ लो रिस्क एपेटाइट पार्टिसिपेंट विद अ हाई रिस्क एपेटाइट। इसका मतलब क्या है, मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स लो रिस्क एपेटाइट है मींस अपने रिस्क बियर करने की कैपेसिटी नहीं रखते, वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज करके अपना रिस्क ट्रांसफर कर सकते हैं उन लोगों को जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं, जो लोग हाई रिस्क एपेटाइट होते हैं। एग्जांपल के लिए हेजर्स को दे रखा है। हेजर्स वो लोग होते हैं जो अपनी अंडरलाइन एसेट का प्राइस रिस्क रिड्यूस करने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एंट्री लेते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो ट्रेडर्स होते हैं वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में अपनी एंट्री लेते हैं, अपनी पोजीशंस लेते हैं ताकि वो जो भी प्रॉफिट है वो अर्न कर सकें। ठीक है। थर्ड, इट इनेबल द शिफ्ट ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म एंड सर्विलांस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन द ऑर्गेनाइज्ड स्पेस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द फंक्शन। एक्सचेंज ट्रेडेड जो डेरिवेटिव होते हैं इसमें क्या है, स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स जो हैं पहले तो इनको अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट में लाया है। अब उनकी स्टेबिलिटी, जो मार्केट स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल सिस्टम है जो ताकि स्टेबल रह सके, उसके लिए काफ़ी सारे मैकेनिज्म लाए, चाहे रिस्क मैनेजमेंट टूल्स कौन कौन से होने चाहिए, सर्विलांस होनी चाहिए उन पे, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन पे प्रॉपर सर्विलांस होनी चाहिए। हो सकता है वो इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे। ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट जो हैं उनको एक ऑर्गेनाइज मैनर में मैनेज कर सकें। तो ये सब होता है डेरिवेटिव, जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है उन पे। Various risks faced by the participants in derivative. Market participant must understand that derivative being a leverage instrument. मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये समझना चाहिए जो डेरिवेटिव है ये एक लेवरेज इंस्ट्रूमेंट है। लेवरेज इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप कम मार्जिन से ज़्यादा मार्जिन की पोजीशन होल्ड कर सकते हो। डेरिवेटिव ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ यहाँ पर रिस्क डिफाइंड है। जैसे पहला है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क का सिंपली मतलब ये बनता है कि सामने वाली पार्टी के डिफॉल्ट के चांसेस क्या है, उसको हम बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। जनरली ये हाई देखा जाता है OTC कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में। प्राइस रिस्क क्या होता है, प्राइस रिस्क वो रिस्क होता है आपकी पोजीशन के अगेंस्ट, मींस आपकी जो पोजीशन है किसी अंडरलाइन एसेट या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में उसके अगेंस्ट प्राइस चले जाता है। सपोज आपने लॉन्ग की पोजीशन ली और प्राइस जो है डिक्रीज होने लग गया, तो इसको ही बोलते हैं प्राइस रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी वो रिस्क होती है, सपोज आपने किसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली, अब आप उस पोजीशन को एग्जिट करना चाहते हो पर आपको मार्केट में बायर नहीं मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क।
लीगल और रेगुलेटरी रिस्क वो रिस्क होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं, मीन्स लीगली जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो। ऑपरेशनल रिस्क को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो जो ह्यूमन एरर है, मतलब किसी कंपनी के इंटरनल ह्यूमन एरर या सिस्टम एरर की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन एरर की वजह से जो रिस्क बनता है, रिस्क क्रिएट होता है, उसको ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं। A market participant should therefore carefully consider whether such trading is suitable for him or her based on these parameters। जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ये समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए जिस टाइप की वो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो उसको सूट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, देखिए रिस्क क्लोजर डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये मेंबर ऑफ एक्सचेंज के द्वारा इशू किया जाता है आपको। जब आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराते हो तो जो ब्रोकर होता है वो आपको एक रिस्क क्लोजर डॉक्यूमेंट इशू करता है। इस रिस्क क्लोजर डॉक्यूमेंट्स में मार्केट से रिलेटेड क्या क्या रिस्क है, एफ सेगमेंट से रिलेटेड क्या क्या रिस्क है, वो आपको डिफाइंड होता है। तो आपका राइट बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप इस रिस्क क्लोजर डॉक्यूमेंट को एक बार गो थ्रू कीजिए। ठीक है, तो आप अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।